रात में मेरी नींद अचानक खुली तो मैंने देखा कि अलमीरा पे एक लेडी बैठी है बिल्कुल व्हाइट साड़ी में, और उसके नाक से लेके यहाँ तक सिंदूर लगा है। इतने ब्लैक बाल थे कि उसका फेस पूरा कवर था, वो घुटने से नीचे तक थे। पहली बार मैंने देखा, मुझे बहुत डर लगा। मैं ब्लैंकेट से मुंह ढक के सो गई। मैंने दोबारा देखा, वो फिर बैठी है। मैंने फिर मुंह खोला, उसके बाद मैंने देखा बिल्कुल मेरे बगल में आके लेटी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे, आपकी दुआओं से ईश्वर की दुआ तो हमेशा रहेगी। बताएं, और घर पे सब कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना पहले इंट्रो दें कि आप कहाँ से हैं। मैं पंजाब से आई हूँ। हमारे साथ तो ऐसे ऐसे चीजें हुई कहने को काफी नॉर्मल है, पर जिनके साथ होती है वो समझ सकता है कि इससे क्या होता है। बिल्कुल, जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। हाँ, पहले तो हम 4 भाई बहन हैं। हमारी समझिए जिंदगी बर्बाद हो चुकी है इन सब चीजों की वजह से, और ये शुरुआत हुई आज से तकरीबन आप 30 साल पहले ले लीजिए। मेरी मम्मी के साथ स्टार्टिंग हुई, 1995 की बात है। सबसे पहले हम दोनों सिस्टर हुए। शादी के बाद मम्मी की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी थी। सिस्टर हुई, फिर मैं हुई। अच्छा खासा परिवार चल रहा था। फिर मेरा ब्रदर हुआ। ब्रदर 2 महीने का था, फरवरी मंथ था। मेरे नाना के घर से कॉल आई कि मेरे नाना की तबीयत काफी खराब है, मम्मी आके मम्मी पापा उनसे मिल जाए। नई मुलाकात हुई थी, जिंदगी में पछतावा रहेगा। मेरी मम्मी गई, मेरा छोटा भाई 2 महीने का उनके गोद में था, लेके गई। पापा यहीं रह गए, हम दोनों सिस्टर भी साथ में गई। तो 3-4 दिन रही होंगी वहाँ पे। तो वहाँ मेरे नाना 3 भाई हैं, तो उनमें बंटवारा हो चुका था तीनों भाइयों के आपस के जमीन में। तो पूरे घर को तोड़ा गया था, और ये हुआ था कि सब अपना अपना हिस्सा बनवा ले। और मेरे नाना बीमार थे, तो उनका हिस्सा कौन बनाएगा, क्योंकि मेरे माँ और उनकी एक बहन है, एक भाई कोई नहीं है, सिर्फ दोनों बहनें ही हैं। और मेरी जो मौसी हैं, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, तो वो नानी के साथ ही रहती है। तो कोई ब्रदर है नहीं, तो घर बनाने ऐसा अच्छा खासा कुछ है प्लान नहीं था। तो मेरी मम्मी वाला हिस्सा रखा गया था, मेरी नानी वाला, और बाकी घर पूरा तोड़ा गया था। और ये हुआ था कि जब घर बनेगा तो किधर से बनेगा, वो असामी ईंट बजरी वगैरह लाने के लिए एक साइड की जगह छोड़ी हुई थी। तो पता नहीं, आप लोग जानते हैं कूश कहते हैं, वो घास टाइप का होता है, काफी मजबूत होता है। हाँ, तो उससे ना ऐसे एक साइड से घर घेरा हुआ था हमारा, और बाकी सब ऐसे बाउंड्री दी हुई थी। तो मेरी मम्मी को गए 3-4 दिन हुए थे। आंगन पूरा बहुत बड़ा था, और तीनों घर के लोग ऐसे ही सोए थे, अपनी अपनी खाट डाल के। घड़ी तो उस टाइम कुछ 1995 की बात है, घड़ी अच्छा खासा होता नहीं था, लाइट भी बहुत कम होती थी। तो मेरी मम्मी सोई थी, अचानक से उनके एहसास हुआ कि गांव की एक लेडी आके ऐसे उंगली दिखा दिखा कर उन्हें काफी डांट रही है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन को उठाते हैं, पूछती हूँ कि क्यों मुझे ऐसे डांट रही है। तो ऐसे लेती हैं, उनके गोद में मेरा छोटा भाई है, वो उठ नहीं पा रही है। काफी ट्राई कर रही है कि मैं उठूं, पर उठ नहीं पा रही। वो लेडी उन्हीं को देख रही थी? हाँ, मेरी मम्मी के से ही ऐसे उंगली कर करके उन्हें डांट रही थी। और अगर आप स्लीप पैरालाइज समझे, तो मेरी मम्मी कहती नहीं, मैं बहुत अच्छे से जगी हुई, बट मैं उठ नहीं पा रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद मेरी मम्मी कहती मुझे ऐसा लगा कि करंट सा मेरे बॉडी को लगा, अब मैं रिलीज हो गई। फिर मैं उठी, अपनी बहन को जगाया। उन्होंने कहा कि देखना, कोई लेडी आई है हमारे घर में, मुझसे तब से लड़ रही है। मेरी मौसी उठी, उन्होंने आले दुआले देखा, एक बल्ब मेरी मम्मी के खाट के बिल्कुल सिरहाने जल रही थी, उसकी रोशनी थी अच्छी खासी। तो मेरी मम्मी को गलतफहमी तो हो नहीं सकती है। बिल्कुल। तो मेरी मौसी उठ के देखते, कहती नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। वो उठ के उन्होंने चारों तरफ देखा, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मौसी अपने खाट पे बैठी, तो मेरी मम्मी के खाट के नीचे से बिल्कुल ब्लैक डॉग निकला, और वो जो कूश है वहां जाके वो गायब हो गया। ओके, मतलब ऐसा लगा कि उनको कुछ निकला ही, ये डॉग निकला और पूरा वो disappear। जो मैंने कहा था कि वो दरवाजे टाइप का बनाया हुआ था कूश से, वो डॉग वहां जाके गायब हो गया। मेरी मम्मी हैरान कि मैं इस गांव में रहती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, ऐसा बिल्कुल ब्लैक डॉग तो है ही नहीं। मेरी मौसी मानने को तैयार ही नहीं है कि डॉग गायब नहीं हुआ होगा, उसी में से निकल के चला गया होगा। और मेरी मम्मी कहती है कि ये तो अभी बनाया है, कहीं से टूटा फूटा ही नहीं है कि वो डॉग निकल के ऐसे जाए, वो गायब हुआ है। बट मेरी मौसी ने यकीन ही नहीं किया। चलो फिर सो गए दोबारा। जब सुबह मम्मी उठी, तो जो बल्ब जल रहा था वो फूट गया था। अब वो रात में कब फूटा नहीं पता। जब रात में उठी थी तब वो जल रहा था, उसकी रोशनी में इन्होंने देखा कि वो डॉग आ रहा है। बट जब सुबह उठी तो वो नहीं, बल्ब फूट गया था। और मेरी मम्मी ने खाट से जब उतरने के लिए से पैर नीचे रखा, तो उसका शीशा मेरी मम्मी के पैर में चुभ गया, और पूरा वहां पे ब्लड निकल गया। चलो ये भी नॉर्मल सी बात है। उसके बाद मेरी मम्मी के पेट में दर्द शुरू हो गया, बेइंतहा दर्द, बर्दाश्त से बाहर। गई दवाई लेने, दवाई खाया, लूज टूज स्टार्ट हो गए। पूरा दिन वो दौड़ी हैं, और ऐसे कहते हैं कि मेरे शरीर का ऐसा लग रहा था कि ब्लड ही नहीं है मेरे में,
बीपी लो हो गया, बिल्कुल ताकत ही नहीं चलने की। कुछ दिन वहाँ रहे, डॉक्टर से दिखाया पर उन्हें आराम नहीं हुआ। तब तक पंजाब से मेरे पापा की कॉल गई कि अब आ जाओ, यहाँ मैं अकेले हूँ, मुश्किल है मेरे लिए भी। फिर मम्मी हम सबको लेके यहाँ आ गए। यहाँ वैसे ही अब धीरे धीरे ऐसी हुई कि मेरे पापा और मम्मी में लड़ाई स्टार्ट हो गई, जो कि पहले नहीं थी। और मेरे पापा बस एक ही बात कहते थे, बच्चों को लेके अपने मायके चली जा, मेरे पास नहीं रहना तूने। मेरी मम्मी बर्दाश्त करके वैसे ही रहती हैं और कहती हैं हमेशा, मेरे जी में ऐसा आता था कि मैं कब सुसाइड कर लूँ, बस उन्हें यही होता था। और हर रोज बीपी लो होना, कहते हैं 3 बच्चों को लेके घर के काम करना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। ऑब्वियसली। इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मायके गई। यहाँ पे इन्होंने बहुत डॉक्टर से दिखाया पर कुछ आराम नहीं हुआ। वो पेट दर्द, बीपी लो होना, तकलीफें बढ़ना, कहती पैरों में सुबह उठो तो इतनी शदीद दर्द होती थी कि बिल्कुल काम नहीं होता था, पर करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद फिर मायके गई कुछ टाइम बाद, वहाँ पे डॉक्टर से दिखाया, कुछ आराम नहीं हुआ। फिर सलाह दी कि आप किसी से दिखाओ। तो मौलवी के पास गई मेरी मम्मी। उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो मुझे नजर आ रहा है पर प्रॉपर नहीं नजर आ रहा है, आप ऐसा करो, आप पानी दिया उन्होंने दम करके, कुछ ताबीज वगैरह दी कि आप इन्हें करो, अब 40 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना, ये पानी पीने से मुझे साफ नजर आ जाएगा कि चीजें क्या हैं। उसके बाद मेरी मम्मी हम सबको लेके फिर वापस पंजाब आ गई। तो उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब चली जाना तो कॉल पे भी मुझसे बात करना, मैं इलाज कर दूंगा। जब मम्मी वहां से आई, उन्होंने पानी पीना स्टार्ट किया, ताबीज पहनी, तो बहुत आराम हुआ उन्होंने। बट पापा की लड़ाई वैसी ही थी। तो 40 दिन बाद उन्होंने कॉल करने किया ही नहीं, मेरे पापा ने, वो रेडी ही नहीं थे कॉल करने के लिए क्योंकि लड़ाइयाँ बढ़ रही थी। मतलब दोनों में डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे उन्होंने कॉल नहीं किया, बात यही खत्म हो गई। उसके बाद आप जानते हैं कि तावीज जो देते हैं उन्हें बचाना होता है कुछ चीजों से, जिससे वो नापाक ना होने को शुद्ध रहना। उनकी शक्तियां कम हो जाती हैं। तो कुछ सालों बाद अब मम्मी को याद ही नहीं कि तावीज पहन के कहाँ चली गई, इससे उनकी तावीज गंदी हो गई। अब मम्मी से फिर से वो सब चीजें स्टार्ट हो गई, मम्मी के साथ फिर से वही प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, कमर दर्द, बीपी लो होना, और ऐसा लगना कि शरीर में ब्लड ही नहीं है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होगा। फिर कुछ सालों बाद मम्मी मायके गई तो पता लगा कि वो मौलवी साहब नहीं रहे, अब इंतकाल हो गया उनका। तो अब तो दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। अब मम्मी झेलती रही झेलती रही झेलती रही। पापा की लड़ाई की वजह से पापा ने कहीं दिखाया ही नहीं मम्मी को, डॉक्टर्स के अलावा ये मौलवी या साधक के पास ले ही नहीं गए वो। मतलब लेके नहीं गए, मतलब जो पहले दिखाए थे जब आप लोगों को पता चल गया था उनको भी, फिर भी उसके बाद जब पता चल गया था कि हाँ कुछ तो है, तो उन्होंने पूरी तरह से ऐसा नहीं देखा कि मतलब ये पूरा खत्म कर रहे हैं, केवल ताबीज देके कह रहे थे मुझे साफ नजर नहीं आ रहा अभी, कुछ होगा उनका, हम तो नहीं जानते उनके क्या इल्म होते हैं। हाँ। और कहते साफ नजर नहीं आ रहा पर है कुछ। फिर उन लोगों ने किसी और को भी नहीं कंसल्ट किया? कहते हैं ना एक लड़की का सबसे बड़ा सहारा उसका बाप होता है। जब मेरे नाना ही नहीं रहे तो अब सहारा कौन है? एक नानी विधवा, मेरी मौसी विधवा, तो दिखाएगा कौन? ओके। ये प्रॉब्लम आ गई थी। कोई साथ जाने वाला हो लेके जाए, मम्मी के साथ हम बच्चे 4, कौन लेके जाए? पापा मेरे रेडी नहीं होते थे। और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पहले बहुत अच्छे थे, शादी के बाद से 3 साल तक बहुत अच्छे थे। ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? जब गांव पे वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। पापा का बिहेव में चेंज आने लगा, से झेलती गई मम्मी, समझे कि उनकी आधी जिंदगी खत्म हो गई। फिर स्टार्ट हुआ अब हम भाई बहनों के साथ। क्या क्या फिर हुआ आप लोगों के साथ में? मैं तो समझिए बचपन से ही मैं बीमार रहती थी, मेरी बचपन से ही दवाई चलती थी। मम्मी कहती है कि ये जब हुई थी मैंने डब्बे के दूध से इसे पाला है। ये प्रॉब्लम हुई थी, उनके शरीर में इतनी ताकत ही नहीं रहती थी कि वो अपनी फीड कराए मुझे। अब उसकी वजह से क्या कहिए कि मेरी सेहत खराब ही रही है हमेशा से। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी सिस्टर के साथ क्या क्या हुआ उस बचपनों में। अब तो मुझे पता है जब बड़ी उसके साथ क्या क्या होता है, उस वक्त मुझसे नहीं पता क्योंकि मैं उससे 2 साल छोटी हूँ। तो उससे पहले उसे क्या क्या हुआ नहीं पता। और मेरे साथ तो जो जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैं दुआ करती हूँ किसी लड़की के साथ ऐसा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बिल्कुल। तो फिर आगे जब बड़े होते गए फिर आपके साथ में और क्या क्या इंसिडेंट हुए? मेरी स्टार्टिंग हुई, मैं 5th में थी। हाँ, एक बेडरूम था जिसमें हम चारों भाई बहन सोते थे, और एक दूसरा बेडरूम था जिसमें मेरे मम्मी पापा सोते थे। तो हमारे बेडरूम के बिल्कुल बेड के सामने ही एक अलमीरा लगे थे। रात में अब मेरी नींद अचानक खुली तो मैंने देखा कि अलमीरा पे एक लेडी बैठी है बिल्कुल व्हाइट साड़ी में, और उसके नाक से लेके यहाँ तक सिंदूर लगा है, और बिल्कुल ब्लैक बाल। वो इतने ब्लैक बाल थे कि उसका फेस पूरा कवर था, वो घुटने से नीचे तक थे। इतने लंबे बाल? इतने लंबे और बिल्कुल ब्लैक, डार्क ब्लैक। उस टाइम पे जब आप देखा आपने ये, तो आप सो रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल
ऐसे होता है रात में नींद खुलती है कभी कभी। अच्छा, अचानक से मतलब हाँ। देखना और एकदम परछाई सी दिखी। हाँ नहीं, मुझे वो साफ साफ क्लियर दिखे, मैं परछाई नहीं कभी कहूंगी, वो उसे भूल ही नहीं सकती उस लेडी को कभी दोबारा अपनी लाइफ में। हाँ तो मुझे देखी पर फेस नहीं दिखा मुझे उसका। पहली बार मैंने देखा, मुझे बहुत डर लगा, मैं ब्लैंकेट से मुंह ढक के सो गई। पर अंदर क्यूरियोसिटी इतनी हुई कि नहीं, मैं दोबारा देखती हूँ वो है कौन है, वो क्यों बैठी है हमारे घर में। मैंने दोबारा देखा, वो फिर बैठी है। मैंने फिर मुंह ढका, 5 मिनट हो गए, मैंने फिर मुंह खोला, उसके बाद मैंने देखा बिल्कुल मेरे बगल में आके लेटी है। अब गूज़बम्प्स मेरे खड़े हो गए, इतनी हालत खराब। मैंने मुंह ढक लिया, मैं बिल्कुल शांत हो गई, मैंने कुछ नहीं किसी को बताया, मैं सो गई। सुबह उठी, मैंने मम्मी से बताया। एक नॉर्मल सी बात होती है, जब आप इन चीजों को नहीं जानते, एक नॉर्मल सी बात होती बिल्कुल। और इस एज में तो मतलब आप जब छोटे थे, है। फिफ्थ में थी उस फिफ्थ में वक्त। थे, तो फिर तो ऑब्वियसली उतना समझ में नहीं आया कि क्या सिचुएशन हो रही है, कैसा हो रहा है। तो मदर से जब आपने ये सिनेरियो डिस्कस किया, ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ, फिर क्या रिएक्शन था उनका? वो अब बताती हैं मुझे कि मैं कभी कोई रिएक्शन इसलिए नहीं दी कि तू ना डरे। अब कहती हैं, हाँ। उस वक्त तो क्योंकि जनरली पेरेंट्स भी ये कर रहे थे कि नहीं, बच्चा है, अगर डर डरा जाएगा। देंगे तो फिर वो हमेशा डरता ही रहेगा। उसके बाद मेरे पैरों में पेन स्टार्ट हो गई। बहुत इतना दर्द कि बेड पे जितने बिस्तरे थे, मैं उनको अपने पैर पे रख के सोती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आते थे। डॉक्टर से दिखाया, बहुत डॉक्टर से दिखाया। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब भी डॉक्टर के यहाँ हम जाते थे, या तो जैसे पैरों में दर्द है तो हम हड्डी स्पेशलिस्ट वाले के पास जाएंगे, वो डॉक्टर उस दिन नहीं रहेगा, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है। सबसे ये इंटरेस्टिंग क्या है, कमाल की बात क्या है, या कुछ भी क्या, मेरी तकदीर ही ऐसी है, या तो वो हॉस्पिटल ही बंद रहेगा। मतलब उस दिन शॉप हाँ। हो गए या कहीं और चले गए? हाँ, ऐसे काफी बार मेरे साथ हुआ, पैरों में दर्द दिखाते दिखाते जब हम थक गए तो किसी ने मौलवी का पता बताया, मेरे हाँ। पापा वहां ले गए, उन्होंने काफी कुछ दिए चीजें। वो मतलब इस टाइम तक मतलब फादर आपके बिलीव करने लगे थे? बिलीव नहीं, बच्चे का दर्द देख के जाना ही पड़ा उन्हें। अच्छा, मतलब हाँ, अभी मैं गुस्से का बच्चे के तब नहीं दिखा? रात अब रात के भर बाद मैं, पता चल गया मेरा कि अपने सोना बच्चे का मुश्किल हो गया था। मैं सोती नहीं थी रात रात भर, दिन यही रोती रहती थी, पैरों में दर्द है। पहले तो काफी मौलवी के यहाँ चक्कर लगाए, एक मिले, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ है, पर क्लियर कोई बताता ही नहीं कि क्या है। फिर उन्होंने ताबीज दी मुझे और जलाने के लिए दिया, उससे मुझे आराम हुआ, पर कहीं कि खत्म कभी नहीं हुआ। मतलब जलाने के लिए उन्होंने क्या दिया था? मतलब कुछ लिख के, लिख के, मतलब हाँ, उर्दू में जो लिख हाँ, करके जालिग्राम से लिख के देते? देते हैं, वो हाँ। जलाना होता है और जला के उसे देखना होता है। हाँ। 40 दिन का तकरीबन मैंने किया, ओके। उससे मुझे काफी आराम हुआ, पर ठीक नहीं हुआ। दोबारा हम गए तो उन्होंने कहा आप ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। मुझे भी आराम होता, हम भी सोचे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरे सर में दर्द स्टार्ट हुआ। सर में दर्द, उसके बाद मेरे कान में दर्द स्टार्ट हुआ, आंखों में दर्द स्टार्ट हुआ। ऐसा हुआ कि मेरा पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया। और जब भी डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। मेरे पापा कहते मेरी बेटी ने क्या तकदीर पाई है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही ले लेके जाते थे। अब ये है ना कि अब उनको दुख लग रहा है कि आपका, कि क्या सिचुएशन हो रही है, देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, तो वो सिचुएशन हो जाती है, तो लगता ही है कि बच्चे की। शॉप चलाते हैं मेरे मेरे पापा, तो शॉप बंद करके ले जाना और फिर वहां से खाली हाथ आना, ना उम्मीद आना, ये भी एक बुरी बात होती है। काफी बिल्कुल। एहसास होता है इस बात का। ऐसे ही होते रहा मेरे साथ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा मेरे साथ कि मुझे, मैं जिस साइड भी सोती हूँ उस दीवार से मुझे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी है। मैं अगर रूम चेंज भी करूँ फिर भी मैं सोऊं तो मुझे दीवार से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। इससे मैं बहुत दुखी हो गई। फिर मुझे चूड़ियों की आवाजें आने लगी और सपने में मुझे ब्लड दिखते थे, गंदे वाले ब्लड, लड़कियों के गंदे वाले ब्लड दिखते थे, कंटिन्यू दिखते थे। बहुत ज्यादा परेशान थी। और सपने में जब ब्लड देखो ना तो सुबह होते तो सर में बहुत दर्द रहता है। उठते ही सीधे ऐसा लगता होगा कि सर बिल्कुल जकड़ा हुआ सा, भारीपन, वो दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनने वाला जो होता है एक तरीके से वैसा दर्द। ऐसा उसमें लगता कहते है, हैं कुछ आसपास भी अच्छा नहीं लगता है इस इंसान को, जिसके हाँ, पास हो, जिसके जी भी लगता होता है है। घर छोड़ के भाग जाए। ऐसा तो जैसे लगता है हथौड़ा लेके कोई सर में ऐसे कंटिन्यू मार रहा हो मेरे। बहुत परेशान। और कुछ सपने तो ऐसे हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। मम्मी को बताती थी, मम्मी क्या करे आखिर, हम इस बीच में बहुत लोगों के पास गए, अब मेरे साथ होने लगा तो पता लग गया कि ये चीजें यही सब है, ये डॉक्टर से ठीक नहीं होंगे। तो हम बहुत जाते थे, बीच में हम डॉक्टर के पास भी जाते थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ डॉक्टर ने ऐसे सवाल किए मुझसे कि मेरा दिल रो गया। एक ने मेरे मम्मी पापा को बाहर कैबिन से किया और कहता है कि ऐसा है, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का होगा जिससे तुम शादी करना चाहती हो और तुम पढ़ना नहीं चाहती, तो तुम पढ़ने के बहाने से ये नाटक कर रही हो। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों की जिंदगी कितनी तकलीफ और दर्द भरी है। नहीं, वो होता है, क्योंकि देखो जिस पे बीतती है ना वो समझ सकता है कि क्या सिचुएशन उस पर बीत रही है और क्या है। क्योंकि जो आपके साथ हुआ मुझे तो खैर पता है,
कि कैसे-कैसे चीज़ें हुई और क्या-क्या हुआ। क्योंकि ये जिससे बीतेगी ना वो समझ पाएगा और क्या-क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अगर कोई फीमेल लेडी है तो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या-क्या उसके साथ हो रहा है। और मेरे पेट में दर्द रहता था। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाती थी, तो मैं मोस्टली लेडीज़ डॉक्टर के पास ही जाती थी, मैं हुँ। जेंट्स को अवॉइड करती थी। तो एक बार मैं जेंट्स के पास गई, अल्ट्रासाउंड वाले थे वो, तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, "मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि तेरी मैरिज नहीं हुई है, तेरी रिलेशन है, तू अपने रिलेशन छुपाने के लिए ऐसे कर रही है।" फिर मैंने कहा, "मैं कान पढ़ती हूँ और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी।" हुँ। उस उस वक़्त बहुत दर्द हुआ मुझे और मैंने कहा, "अब नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास, कितना भी दर्द होगा नहीं जाऊँगी।" अब मैं अब समझिए कि दर्द से ही जी रहे थे। हुँ। कभी कुछ होना, कभी कुछ होना। इस बीच क्या हुआ, मेरा छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो कहते कि बिल्कुल मैं ऐसे खेल रहा हूँ, मेरे सामने एकदम ब्लैक डॉग आया, हुँ। बिल्कुल ब्लैक डॉग। हुँ। कहते ये दीवार पे खेल रहा था और ये दीवार से गिर गया, ब्लैक डॉग को देख के, इतना डर गया ये, कहते बहुत खूंखार था, उसके ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो कहते वो ब्लैक डॉग मेरे सामने गायब हो गया और जैसा भाईजान मेरे साथ हो रहा है, होता है अब तक, हुँ। मेरी सिस्टर के साथ भी होता था। ओके, मतलब तो सेम सिम्पटम्स उनके साथ भी हो रहे थे। हाँ, वो बस जो भी आपको फिर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सेम उनके साथ भी हो उनके रहा साथ था। भी होती थी। बस मुझे ये चीज़ें क्लियर दिख जाती थी। उन्हें क्लियर दिखती नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स में ही रह जाती थी कि हो सकता है मुझे ये बीमारी हो, इसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है। हुँ। और मुझे ये बच्चे दीवार में से बच्चे की रोने की आवाज़ आना, ये मुझे आती थी, मेरी सिस्टर को नहीं आती थी। बाकी सब प्रॉब्लम्स हमारी होती थी। अब हमारे लिए ना कोई ईद थी, ना कोई त्योहार हम नहीं मनाते थे। हम बस इसी तकलीफ़ों में जूझ रहे थे। मुझे याद है कुर्बानी का दिन था, तो काफ़ी लोग आए, पापा को बधाई-वधाई दी। उन्होंने कहा, "अच्छे से मना रहे हो?" तो मेरे पापा के आँखों से आँसू आ गए। वो कहते हैं, "मैं क्या मनाऊँगा, मेरे बच्चे इतने बीमार हैं।" तो उन्होंने एड्रेस दिया कि आप वहाँ जाओ। हम वहाँ गए, वो माता काली के भक्त थे। बहुत दूर जाना था, मैं मेरी मम्मी और मेरी नानी लेके गई मुझे। अब वहाँ मैं इतनी बार गई, इतनी श्रद्धा से गए, पर हमें बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं हुआ। उस वक़्त हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई नहीं है, ना हमारे देवता है, ना सनातन धर्म का कोई है हमारे साथ। बहुत तकलीफ़ में थे उस वक़्त हम, क्योंकि हम मौलवियों के चक्कर लगा-लगा के अब थक चुके थे। तब हम सनातन की तरफ गए, पर हमें वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हुँ। उसके बाद किसी ने बताया हमें कि एक और मौलवी हैं, वहाँ मेरी मम्मी ले जाती थी हर संडे और वो मुझे गुलाब के फूल खाने को देते थे। एक टाइम में मैं 20-20 गुलाब के फूल खाती थी। उनका कहना था कि आप गुलाब के फूल खाओगे तो आपको वॉमिटिंग होगी, तो आपको जो खिलाया गया है वो आपके पेट से निकलेगा। तो वो कुछ मंत्र करके मतलब गुलाब के फूल खिलाते थे या सिंपल ऐसे ही दे देते ऐसे थे? ही सिंपल, सिंपल ऐसे दे सिंपल देते थे? खिलाते थे। कहते थे वो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे कैसे हो इस दरबार में आने से आपका ऐसे ही हो जाएगा। तकरीबन 5 संडे हम गए, हर बार ऐसे ही मैं फूल खाती थी और फूल खा के काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रहती थी, कि शायद अब मुझे वॉमिटिंग हो जाए तो वो चीज़ निकल हुँ। जाए। 5 संडे के बाद वो आए और उन्होंने अपनी जितनी सभा लगाई थी उस बीच में मेरे को खड़ा करके कहते हैं, "इस लड़के के ऊपर ऐसा चीज़ था, जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती थी और मैंने इसे ठीक कर दिया।" अच्छा। बट हमने कुछ नहीं बोला उस वक़्त। हमने कहा शायद हो सकता है हमें एहसास हो धीरे-धीरे। हुँ। हम इतनी बीमारियों से घिरे हुए इसलिए हमें अब एहसास नहीं हो रहा है। हुँ। पर हमें आराम कुछ नहीं हुआ, काफ़ी टाइम तक हमें आराम नहीं हुआ। हुँ। और ऐसा होता था, हर 1 महीने बाद मुझे ड्रिप्स लगती थी ग्लूकोज़ की, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। तो उसी हॉस्पिटल की एक बार नर्स ने कहा कि आप इतना इस पे लगा रहे हो हर बार, पर मुझे फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर्स का मामला ही नहीं है। आप कहीं इसे और दिखाओ। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे नर्स वगैरह या कंपाउंडर वगैरह जैसे पेशेंट को डील करते हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि इसकी थोड़ी-सी एक्टिविटी अलग है, जो नॉर्मल नहीं है। तो कई बार ना समहाउ वो एक कनेक्ट कर लेते हैं कि नहीं यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत मेरे साथ भी ऐसे केसेस आए हैं कि उसमें मतलब किसी नर्स ने रिकमेंड कर दिया, किसी ने कर दिया कि नहीं आप कैसे इन सब चीज़ों में जाओ। तो वो होता है ये पॉइंट। तो इस बार अब हम कंफर्म हो गए कि अब डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे। हम कहीं जाएँगे और ही, पर इधर नहीं जाएँगे। फिर मुझे गाँव लेके गए। गाँव हमारा उत्तर प्रदेश में है, मेरे नानी घर, दादी घर उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ मुझे मौलवी से दिखाया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की मेरे ऊपर, फिर कहते हैं कि मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप किसी मौलवी या साधक से मत दिखाना, आप इसे दरगाह लेके जाना, दरगाह या मज़ार एक ही होता है। क्योंकि ये किसी इंसान के हाथ का चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हुँ। अब डिसाइड हुआ कि अब दरगाह हम लेके जाएँगे। फिर मैं पंजाब आई, तो हमारे ही कास्ट के कुछ लोग दरगाह जाते हैं, तो वहाँ फैसला हुआ कि अब हम चलते हैं। फिर ये हुआ कि लेके कौन जाएगा? अगर मेरे पापा लेके जाते हैं तो शॉप बंद करनी पड़ेगी। फिर हुआ कि चलो मम्मी लेके जाती हैं, साथ में वो लोग भी जाएँगे। हुँ। तो मैं और मेरी मम्मी गए फर्स्ट टाइम दरगाह। जब दरगाह हम गए,
तो दरगाह में कुछ करना नहीं, वहाँ कुछ ऐसा झाड़ फूक नहीं होता है, बस आपको दरगाह ऐसे पकड़ के बैठना होता है, वो जालियां जो लगी, जरोका ऐसा हाँ होता है। हाँ, वो पकड़ के ऐसे हाँ। बैठना होता है। तो हम 2 दिन वहाँ बैठे, और जुम्मा के दिन कहते हैं जुम्मा से पहले नहाना होता है। तो जब मैं वॉशरूम में नहाने गई तो मैंने देखा मेरे घुटने से ऊपर इतना बड़ा काला निशान पड़ा है, जैसे जलाया हो किसी ने, बट उसमें पेन नहीं था बिल्कुल। तब हमें यकीन हो गया कि अब हम इस दरगाह पे, यानी सचमुच ये इंसान के हाथ का काम नहीं है। फिर हम दरगाह जाने लगे। हम बहुत टाइम गए, और जब हम दरगाह जाते थे तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए कि दरगाह ये ना जाए रोकने के लिए। ये कौन सी दरगाह थी? ये हरिद्वार में दरगाह है, वहाँ हम जाते रहे जाते रहे। जब फर्स्ट टाइम हम गए तो ये निशान मेरे साथ हुआ। सेकंड टाइम जब हमें जाना था तो मेरी मम्मी जा रही थी कहीं ऐसे ही बाहर, तो उन्होंने उनको डॉग बाइट कर दिया पैर में, बहुत जबरदस्त। और वो ख्वाब में देखती हैं कि वो कहता है मैंने ही किया है, तो इसे लेके क्यों जा रही है, मुझे नहीं जाना। मतलब सपने में आप हाँ। उनको ऐसा ऐसे मम्मी को उसने दिखाया कि ये मैंने ही किया है डॉग बन के। अच्छा। एक अड़ंगा लगाना कि तू इसे ना लेके जा। हाँ। और जब भी जाना होता था घर में लड़ाई कलेश और बढ़ जाते थे। तकरीबन 1 साल तक हम जाते रहे, हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद अब हमें दरगाह पे बैठते थे तो अब हमारे शरीर थोड़े थोड़े हिलने स्टार्ट हो गए। उसके बाद अब हमारे घर में ब्लड के ड्रॉप्स दिखने लगे, और ये ड्रॉप्स रमजान के महीने में सबसे ज्यादा आते थे। उस वक्त ऐसा कि जैसे लगता था वो गिलास से गिरा रहा हो, ऐसे आते थे। तो मतलब कहाँ, मतलब घर में फर्श पे आते थे। उस टाइम हमारे पास स्कूटर थी चेतक की, मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके इंजन पे वो पूरा ब्लड से रेड हो गया था, इतना ब्लड आया था। अच्छा, ये रमजान कहाँ को से आया कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और हमारे घर में ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ से बिल्ली आ सके, तो हम कहें कि बिल्ली को किसी ने हमारा उसका ड्रॉप है, या चूहे का। और चूहे में भी आप गिलास भर ड्रॉप्स नहीं सोच सकते कि चूहे से गिलास भर ड्रॉप्स वो ब्लड निकले। और हमारे बर्तनों पे आते थे। मतलब घर में सब जगह ही आपको देखने को मिल हाँ, जाता सब जगह मिल जाते थे। जब हम तो दरगाह ये कितना फ्रीक्वेंटली आता था, मतलब ऐसा ब्लड के स्पॉट्स? मोस्टली अमावस्या को आते थे। अमावस्या और अमावस्या वाले दिन जरूर आते थे। अब हमें कंफर्म हो गया कि कुछ ऐसी चीज है, और ये वहीं जाने से ठीक हो गई। और जब हम वहां जाते थे तो ख्वाब में हमें बहुत धमकियां देना कि वहां हम ना जाए। मतलब सपने में मतलब क्या दिखता था? मतलब कभी जैसे आप सांड को बुफेलो कहते हैं, हाँ। हाँ, बुफेलो बन के दिखता था कि हमें बहुत दौड़ा रहा है। पर हम ये भी देखते थे कि हम उस दरगाह पे गए हैं तभी हम सेफ बच पाए हैं। और खूंखार जानवरों के सपने आना, ये मेरी मम्मा को एकदम ये सेम सेम सपने आते थे। मतलब आपका और मम्मा का थोड़ा पैरेलल चलता होगा चीजें। हाँ, उनके साथ पहले होता था, उसके बाद मेरे साथ होता था। हम कंटिन्यू जाते रहे हम 8 ईयर्स गए। बट हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम किसी मौलवी के साथ नहीं गए। अगर आप दरगाह पे जाते हैं तो आप मौलवी के साथ जाते हैं, उनको तरीके होते हैं, उनके पास इल्म होते हैं कि कैसे इनका इलाज करवाया जाए। हम दोनों माँ बेटी अकेले ही जाते थे, किसी का हमने सहारा ही नहीं लिया, क्योंकि हम इतने लोगों से मिलके हमने देख लिया कि दुनिया कैसी है, तो हम किसी पे यकीन कैसे करें। जो मजार पे मौलवी होते हैं उन्हें खादिम कहते हैं, वो भी इलाज करवाते हैं। वो उस जगह के, हम किसी और जगह से जा रहे हैं और हम 2 लेडीज ही हैं, तो हम किसी पे कैसे ट्रस्ट करें। इसलिए हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हम ही दोनों जाते रहे। हम 8 ईयर्स गए, तो इस बीच हमारे घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज भी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 8 ईयर्स बाद कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, दरगाह पे जाना हमारा छूट गया। तकरीबन 1 साल तक तो हम ठीक रहे। फिर अगेन हमारा वही सब चीजें दोबारा स्टार्ट हो गई। बट अब वो दरगाह पे जाना हमारे दिल से निकल ही नहीं रहा था कि हम दोबारा जाएं। हम 8 ईयर्स गए, हमारा सब कुछ आराम हो गया, हमने समझा कि ये सब चीजें अब खत्म हो गई, पर ये दोबारा बैक से स्टार्ट हो गई। तो अब हमें ये लगा कि हम इतने साल गए, हमें कोई आराम नहीं हुआ, तो अब दोबारा हमें हिम्मत नहीं हुई कि हम दोबारा जाएं। अब दोबारा ये चीजें और भयंकर रूप में सामने आने लगी। मेरी मम्मी को ख्वाब में दिखा कि जो घर की दीवार है उसमें दरार पड़े हैं, तो मेरी मम्मी कह रही है कि अब दीवार चेंज करानी पड़ेगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब चेंज मत करवाओ, बस ऐसे ही इसे कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा ठीक कर दोगे, आप इसे चेंज ना कराओ। अगली सुबह मेरे पापा की आंख में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उनकी आंख में पेन शुरू हुआ। सुबह पेन शुरू हुआ, हमने डॉक्टर से दिखाया। नेक्स्ट डे वो पेन इतना बढ़ गया कि उनकी आंख खुलनी बंद हो गई। ओके। उन्होंने ख्वाब में क्या देखा, कुछ है जिसके शरीर से आग निकल रहा हो, और वो मेरे पापा से आके कह रहा है कि अपने स्कूटर दे दो। तो मेरे पापा ने कहा कि अपने स्कूटर में कैसे दे दूं तुझे, तो कहते हैं मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो मेरे पापा ने कहा कि चल ठीक है, पैसे देके मेरे स्कूटर ले ले। और वो मेरे पापा से लड़ाई झगड़े करने लगा। लड़ाई में ही मेरे पापा के इसने आंख पे मारा, और वो मेरे पापा की आंख पूरी डैमेज हो गई। उन्होंने ख्वाब में देखा, अब रियल में उनकी आंख में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हम सेकेंड डे डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने जवाब दे दिया कि मतलब आप
अब आंख नहीं बच सकती, अब जहां मर्जी दिखा लो। मतलब ये आँख मतलब रिपेयर ही नहीं हो सकती, नहीं मतलब हो कुछ सकती। भी आप हाँ, कुछ भी काम नहीं कर सकते हाँ। डॉक्टर्स, और कंसल्ट नहीं किया मल्टीपल डॉक्टर्स? हाँ, हम गए इसके बाद। हम फिर उन लोगों का भी सेम ही कहना? हम 6 डॉक्टर के पास चले गए। पहले तो कोई जवाब नहीं देता था, पर वहाँ के इलाज से कुछ आराम नहीं होता था। उनका ख्वाब सच होता दिखने लगा हमें। मतलब जो आप सपने में दिख रहा था वो वो- आप लोगों के साथ हकीकत में हाँ, दिख तो रहा मेरे फादर ने ख्वाब में देखा था, वो सच में होने लगा। उनकी आँख ठीक नहीं हो रही थी। अंत में आके हमें उनका ऑपरेशन करवाने ही पड़ा। फर्स्ट सर्जरी हुई, उनको कोई आराम नहीं हुआ। 19 दिनों के बाद उनकी सेकंड सर्जरी और पूरी आँख निकाल दी गई। उनको आराम नहीं रही से। हाँ, और वो आँख सच में चली गई। तो पहले उसने ख्वाब में दिखा दिया कि मैं क्या करूंगा, वो रियल में उसने कर दिया। उसके बाद अब हमें लगा कि फिर से वही सब चीजें स्टार्ट हो चलो। गई। हम फिर से सादातों के पास जाने लगे और मौलवी के पास। तो जब भी हम मौलवी के पास जाते हैं, वो ख्वाब में आके हमें अपना कॉलर ऐसे उठा के कहता कि तुम जिससे मर्जी दिखा लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्पेशली मेरे ख्वाब में आके वो बताता था। एक बार मुझे याद है, हम गए थे मौलवी के पास, उन्होंने दिया था हमें दूध में डाल के घर में छींटे मारने थे। तो उन्होंने जाफरान से लिख के पेज पे दिया था, उसे पानी दूध में घोल के और घर में छींटे मारने थे। तो मेरी मम्मी छींटे मार के जैसे ही बैठी, ऐसा लगा जैसे पटाखे फट रहे हो। बिल्कुल मेरे पैर के पास वो पटाखे की आवाज आई। हम हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल यहाँ से कुछ आवाज ऐसा आया कि और कुछ जैसे फटा? फटा हो। 2 बार हुआ। फिर अगले दिन छिड़का मेरी मम्मी ने, फिर तीसरी जगह से वो घर में आवाज आई। अब हमें एहसास होता है कि गौर कोई इसलिए नहीं करता था कि चीजें जाकर उनको धमका देती थी। हमें अब एहसास होता है, इसलिए कोई भी सेकंड टाइम हाथ खड़े कर लेता था। मतलब आप जैसे यहाँ पास जाते थे सब मना कर देते थे? हाँ। नहीं? पहली बार कोई कहता था हाँ कुछ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है, कुछ मौलवी ऐसा कहते थे। सेकंड टाइम जाओ तो वो हाथ खड़े कर देते थे सीधे ही। तो अब हमें एहसास होता है कि चीज ही इतनी पावरफुल है कि जाके उन्हें मना कर देती थी कि आप ना करो। उसके बाद ये जब मेरे पापा के 8 में हुआ था, उस वक्त अमावस्या का दिन था। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद ही कभी किसी ने देखो इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां हमारे घर में आई, पूरे घर में भर गई, और वो मक्खियां आके हमारे घर में ही मर रही हैं। ये हैरानी की बात है। ओके। ये बड़ी जो मक्खियाँ होती हैं हाँ, जो इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां नहीं, हमने नॉर्मली कभी नहीं देखा उन्हें। ये सिर्फ उसी दिन हमने ये बात चीज नोटिस की कि इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां भी होती हैं। और वो जून का महीना था। अब एसी हमने चलाया हुआ था, तो एसी की जो पानी गिरता तो हमने नीचे बाल्टी रखी है, वो बाल्टी पूरी उन मक्खियों से भर गई थी। इतनी मक्खियां आई थी हमारे घर में। हमने छत पे जाकर देखा कि बाहर भी देख ली, वो बाहर मक्खियां नहीं थी, वो सिर्फ हमारे घर में मक्खियां थी। ये जिस टाइम मेरे यहाँ पापा के आंख में पेन शुरू हुआ था, उस वक्त की बात है ये। और इन सब इंसिडेंट के बीच जब हमने ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण। वो ग्रहण बहुत बड़ा था, अंधेरा हो गया था दिन में ये। तकरीबन 11-12 बजे का वक्त होगा। ग्रहण में कुछ करते नहीं है। तब मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी, आराम से लेटी हुई थी। हम सोते नहीं है, हमने ऐसा सुना है, तो हम सोए नहीं थे। तो ऐसा मुझे लगा कि किसी ने आके पूरी मेरी बॉडी दबा दी हो। सोई तो थी नहीं मैं कि कोई कहेगा कि इसे कि स्लीप पैरालाइज है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं जगी हुई थी। मेरे शरीर को किसी ने बहुत अच्छे से दबा दिया और मेरे कान में कुछ मंत्र पढ़ने लगा, और उस मंत्र के से मेरे कान में बहुत जबरदस्त पेन स्टार्ट हुआ। और मैं कितना उठने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने कुछ कलमा याद करके या कुछ सूरह याद करके पढ़ूं, पर मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तकरीबन 5 मिनट मेरे कान में वैसे ही मंत्र चला। उसके बाद एकदम से झटका लगा और मैं उठी, मैं अपना कलमा पढ़ने लगी। तब मेरी बॉडी रिलीज हुई, पर मेरे कान का पेन वो कभी नहीं गया। उसके बाद मेरे कान में पेन वो आज भी है। फिर उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? मेरे पापा के साथ अभी ये आँख वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले उनके उनके सपने में ऐसा लगता था कि कोई लेडी आई है, उनके पैर दबा रही है और एक ही क्वेश्चन करे कि अपनी बेबी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। पापा ये सुबह उठ के मेरी मम्मी से बताते थे, और जब वो सुबह उठते थे तो उनकी बॉडी में नाखूनों के ऐसे निशान रहते थे कि जैसे किसी ने ऐसे खरोच खरोंच। नाखून से ये होते थे रियल में। इसे भी हम झूठा नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। जो आपको एक एंटिटी दिखती थी कि मतलब अपना कॉलर ऊपर करके कि इनसे मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब किस टाइप का आपको दिखता था? वो एक बिल्कुल ब्लैक शेडो है, फेस कभी नहीं दिखा उसका। और हाथ पैर नहीं दिखते, उसकी आवाज आती है मुझे। मतलब कुछ ऐसा दिखता है कि मतलब कुछ ब्लैक सा है, हाँ, बस केवल आवाज है? आवाज आती है उसकी, और धमकियां ही सिर्फ मुझे देता है कि तू कहीं दिखा ले, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर जब आपने इतने सारे को दिखाया, सादक को दिखाया, फिर आपने मेरे को कैसे अप्रोच किया? मतलब आप जानते हैं, जब इन सब चीजों में घुस जाओ तो आप इन्हीं सब चीजों में ही ढूंढते हो कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए मिल जाए, क्योंकि आप आस पड़ोस और लोगों के
बताने से जितनी जगह जाओ आप थक के ही खाओ, तो अब उन पे यकीन उठ जाता है। बिल्कुल तो आज ज्यादातर आप ट्रेंड में देखा होगा कि पॉडकास्ट में साधक लोगों को बुलाया जाता है, तांत्रिक लोगों को बुलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो किसी पॉडकास्ट में हमने आपको देखा था और आपसे इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं, आपने खुद झेला है। तो जब आपने झेला है तो आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि उससे बिल्कुल। पैसे लें और उसको धोखा दें। बिल्कुल बिल्कुल मेरा तो यही है, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि जब आप आए थे, जब मैंने फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, कॉन्वर्सेशन, तभी मैंने देखा था। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपके घर में ये सारी सिचुएशन हो रही होगी। आप पहले साधक है जिन्होंने ये बिना बताए बताया था कि हमें बेड से उठना ही हमारे लिए मुश्किल कर दिया गया है, जो कि हमारे साथ होता है। हम सुबह उठते हैं, हमारे मम्मी की कमर में इतना दर्द रहता है कि हम बेड से उठने के लायक नहीं रहते। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जब मैंने अपनी शक्तियों को थोड़ा-सा वहाँ पे भेजा, आपके एड्रेस पे जब बातचीत हुई, तो तब मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से पता चला। ओवरऑल जो वहाँ पे प्रेज़ेंट था, वो पता चला कि आप लोग बहुत वर्स्ट सिचुएशन में हो। तो मैंने सीधे बोला कि आप लोग आओ आगरा, क्योंकि बिना आगरा आए तो आपका रिचुअल भी परफ़ॉर्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी रिचुअल अगर रियली करना है, मतलब हमें उसका रिचुअल परफ़ॉर्म करना है, किसी भी इंसान का तंत्र काटना है, तो सामने व्यक्ति होना चाहिए। मतलब फ़ोन से आप या वीडियो कॉल से लोग करने वाले कर देते हैं, ठीक है। बट वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि जब हम व्यक्ति को किसी यंत्र पे और किसी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आसन देके बिठाते हैं, तो वहाँ पे जो शक्तियाँ भी उस पे होती है ना, वो भी बाधित हो जाती हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे हाँ जी। कि जब हमने रिचुअल परफ़ॉर्म किया, हाँ जी। तब आपको कैसा लग रहा था, मतलब उस टाइम पे? आप पे ज्यादा हमारा ट्रस्ट कब हुआ जब आप रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, हुँ, तो आपके पास हम भाई बहन आए थे, बाकी हमारी पूरी फैमिली पंजाब में ही थी। तो ऐसा हुआ उनके साथ कि आपने जैसे इधर स्टार्ट किया, हमारी भतीजी है 3 साल की, सिर्फ वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई जब ये उससे पहले खेल रही थी। वहां पे हमारा ट्रस्ट और बढ़ गया आप पे कि आप कुछ कुछ किया है आपने, तभी ये घर पे हुआ है, बिना कुछ किए हो नहीं क्योंकि उस सकता। टाइम पे मैं घर से खींच रहा था, क्योंकि मैंने कुछ शक्तियाँ वहाँ पे भेजी हुई थी, मतलब जैसा रिचुअल परफ़ॉर्म करना होता है, तो क्योंकि वहाँ पे भी पहरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो, और वहाँ से खींच के मैं इधर लेके आऊँ, और इधर आप बैठे हुए हो, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है कोई भी रिचुअल परफ़ॉर्म करना। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक ये आपकी क्रियाएँ नहीं कटेंगी ना, तो तब तक वो चीज़ें नहीं जाएँगी। और आप पे जो मेजर तंत्र किया गया था ना, वो जो तंत्र ये था कि उसमें शैतानी क्रिया करी, इसलिए इतना हार्ड पड़ रहा था लोगों के लिए हटानी। और जिसको पास ये विद्या होगी, जानकार होगा, तो वो ईज़िली हटा देगा, और जिसके पास नहीं होगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। आपने ये कहा कि जिसके पास ये विद्या हो, इससे मेरी बात एक इस और याद आ गई। ऐसे ही हमारे एक रिलेटिव हैं, इन दुखों में देख के हमें वो एक साधक को लेके आए हमारे घर उत्तराखंड से। वो साधक आए हमारे घर, उन्होंने बहुत बड़ी रिचुअल परफॉर्म किया हमारे घर। हुँ, बहुत पैसे लिए मम्मी से, पूरी रात पूजा चली, उन्होंने बलि भी दी, हुँ। कुछ पक्षियों की बलि भी दी, और हमें समझिए कि बर्बाद करके हो गए, इतने पैसे लिए और हमें 0% फायदा हुआ। वही तो बात है। बल्कि तो ख़ैर अपना-अपना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि अगर साधक में दम नहीं है, तो तुम कैसी साधना कर रहे हो? मतलब बलि है, ठीक है, बलि पूजन आप करते हो पक्षी की, मेरा अपना अलग है। मेरे को गुरु प्राणी से अलग विद्या मिली हुई है, और मेरे को चलना भी ये था कि मैंने सात्विक ही चूज़ किया। मुझे ये था कि मेरी शक्तियाँ, मेरा नियंत्रण, तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा। मैं क्यों वो दूँ जो मैं नहीं खाऊँ? आपकी सात्विक बात से आप पे हमारा ट्रस्ट और बढ़ गया कि आप पहले साधक है जो सात्विक तरीके से ये काम कर रहे हैं, और आप 100% हमें कंफर्म करें कि मैं आपकी ज़िंदगी में सुधार लाऊँगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि देखो जब तक अभी तो हमने केवल 2-3 रिचुअल ही परफॉर्म किए हैं, और आगे अभी कंटिन्यू अभी भी है, तो वो सारे जब सब खत्म हो जाएंगे, तो अब ये बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ये है कि जब तक इनकी पर्टिकुलर क्रिया को लेकर के काटा नहीं जाए ना, तब वो निष्क्रिय नहीं होता, वो सालों साल तक चलता रहता है। जिसने जैसा चलाया होगा ना, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया होगा ना, तो 7-7 पीढ़ियों तक चलता रहता है, उनमें भी असर आता है। अब ये आप पे है। और बहुत अच्छी बात ये है, अच्छी भी कहूँगा और बुरी भी, दोनों ही है, क्योंकि आपने शादी नहीं की। अगर आपने शादी कर ली होती, तो आपकी लाइफ और ज़्यादा खराब रही होती। क्योंकि जो आपके साथ में हो रहा था, ये शैतानी क्रिया, एक तरीके से फिज़िकल हैरेसमेंट करना और ये सारी दिक्कतें करना, क्योंकि आप बता भी नहीं पाते किसी को और क्या हो रहा है, और ना कोई समझ पाता। क्योंकि सामने वाला इंसान तो समझ भी नहीं पाता, तो आधी दिक्कतें तो और बढ़ जाती हैं इस वजह, क्योंकि हम डिस्कस ही नहीं कर पाते। लोग अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस नहीं कर पाते। तो ये मेजर इश्यूज़ रहते ही रहते हैं। और आपको जब वो रिचुअल हमने जब परफॉर्म किया, तो उसके बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ जब कट गया तो? कैसा लग रहा था आपकी बॉडी आपकी? बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है, अब लगता है कि एक नया जन्म हुआ है, बिल्कुल। इतना रिलैक्सेशन होता है। मैं बस यही भगवती से मेरी बहुत प्रार्थना रहती है कि जो भी आए,
जहाँ से भी आए बस ये है कि मैं कुछ रिचुअल परफॉर्म करूँ तो बस मेरी लाज रखना और लोगों को ठीक कराते रहना।